हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर 5 देखेंगे। 4 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। इसलिए जीवन में हर कार्य है वो खुश होकर करना चाहिए। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। आपके जो खंड है वो एमसीक्यू प्रश्न सम्मिलित रहने वाला है। इसमें 15 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। पहला प्रश्न है, गांव में फूलों की गंधों से किसका संबंध जोड़ा जाता है? जो बिस्कोर की माटी गांव है उसमें फूलों की गंध से सांप का भी संबंध जोड़ा था तथा देवी का संबंध भी जोड़ा जाता, चुड़ैल का संबंध भी जोड़ा जाता है। इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे दूसरा प्रश्न है, नर्मदा पर बनाए जा रहे बांध को किसकी संज्ञा दी गई? जो नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा था उसको राक्षसी बांध की संज्ञा दी गई। इसमें ऑप्शन स है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, सूरदास को आत्मग्लानि कब हुई? यानी सूरदास को है वो चिंता कब हुई या स्वयं पर अफसोस कब हुआ? सूरदास को आत्मग्लानि है वो जब जगदर द्वारा उन्हें चरित्रहीन कहा गया तब भी आत्मग्लानि हुई। भैरव द्वारा चरित्रहीनता का लांछन लगाया गया तब भी सूरदास को आत्मग्लानि का अनुभव हुआ और अन्य लोगों द्वारा भी चरित्रहीनता का आरोप लगाया। संक्षेप में कहे, सूरदास पर जब चरित्रहीनता का कैरेक्टरलेस का आरोप लगा तब उसे आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को क्यों भर जाने दिया? क्योंकि जो जमीन का पानी था उसको पाताल से निकाल लिया। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, मिठुआ क्यों रो रहा था? मिठुआ है वो खेल में हारने के कारण रो रहा था। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, आनाकानी आरसी नियारबो करेगो कोलो पंक्ति में आरसी शब्द क्या अर्थ है? आरसी शब्द का अर्थ होता है नगीना। आगे सातवां प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता में वियाग शब्द का क्या अर्थ है? वियाग शब्द का अर्थ होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, आनाकानी आरसी नियारिबो करेगो कोलो पंक्ति में आरसी शब्द का क्या अर्थ है? आरसी शब्द का आपका अर्थ होता है दर्पण। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, देवसेना का गीत कविता में वियाग शब्द का क्या अर्थ है? वियाग शब्द का अर्थ होता है अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। जो गीत आधी रात को गाया जाता है उसे वियाग कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। आठवां प्रश्न है, देखिने जाई विकल मेहतारी पंक्ति में मेहतारी शब्द का क्या अर्थ है? मेहतारी शब्द का अर्थ होता है माता। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। नौवां प्रश्न है, घड़ी के पुर्जे के आधार पर धर्म का उद्देश्य क्या है? घड़ी के पुर्जे पाठ है उसके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव मात्र का हित करना, यानी संपूर्ण मनुष्य जाति का हित करना। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरह की रचना है? जो प्रेमगन की छाया स्मृति उसकी साहित्यिक विधा कौन सी? प्रेमगन की छाया स्मृति एक संस्मरणात्मक निबंध है। ये निबंध लेखक ने जिन लोगों के साथ रहा उन्हीं अनुभवों को लिखा है। संस्मरणात्मक निबंध या कहानी हमेशा किसी के साथ रहकर लिखी जाती है। आगे 11वां प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में नायक नायिका का प्रथम मिलन कहां पर हुआ? दूसरा देवदास कहानी में नायक नायिका यानी शंभु और पारो का प्रथम मिलन है वो गंगा किनारे पंडित जी से कलावा बंधाते समय हुआ था। 12वां प्रश्न है, कहानी हमारे जीवन का किस प्रकार का अंग है? कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, यानी उसे हम अलग नहीं कर सकते। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। 13वां प्रश्न है, पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत क्या क्या आता है? पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत संपादकीय भी आता है, समाचार भी आता है, आलेख भी आता है। इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। 14वां प्रश्न है, आमतौर पर भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट लिखी जाती है? भ्रष्टाचार या अनियमितताओं को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती है जिसमें किसी तथ्य की गहनता से जांच की जाती है। इसमें ऑप्शन स है वो सही होगा। 15वां प्रश्न है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। और अंशकालिक पत्रकार जो कुछ समय के लिए कार्य करता है। फ्रीलांसर पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार किसी भी समाचार संगठन से नहीं जुड़ा होता लेकिन अलग अलग समाचारों के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट लिखता है। ये 3 समाचार कर्मियों के महत्वपूर्ण भाग है पत्रकारों के, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। इस प्रकार आपके 15 एबीसीडी वाले प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें व्याकरण से संबंधित 6 रिक्त स्थान दिए होंगे। श्रृंगार, शांत एवं करुणा रस से युक्त रचना में कौन सा गुण होता है? जो श्रृंगार युक्त, शांत और करुण रस से युक्त रचना होती है उसमें हमेशा माधुर्य गुण ही होता है। और जो ओज रस से युक्त रचना होती है उस ओज गुण की रचना होती है उसमें हमेशा वीर रस होता है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ किसी शब्द का अर्थ है तुरंत समझने में कठिनाई हो वहां कौन सा दोष होता है? जहाँ शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई हो वहां क्लिष्ट दोष होता है। तीसरा है, दो एका खालजगा होता है। शॉर्ट है और दो एका ठीक विपरीत होता है। जो दो एक विशेषता है उसके ठीक उल्टी शॉर्ट एक विशेषताएं होती है। चौथा खालिस्तान है, यति गति गण मात्रा तुक आदि छंद के क्या कहलाते हैं? यति गति गण मात्रा तुक ये छंद के अंग कहलाते हैं। 5 जहाँ काव्य में उपमान का तिरस्कार या अपमान किया जाए। जो उपमान यानी प्रस्तुत उदाहरण है उसका
तिरस्कार या अपमान उसको छोटा बताया जाए, जो अप्रस्तुत उपमेय उसको बड़ा दिखाया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। छठा प्रश्न है, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। इस प्रकार आपके 6 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न है अपठित गद्यांश से संबंधित रहने वाला, जिसमें आपको गद्यांश को पढ़कर उसका अर्थ समझकर फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। इसमें 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये गद्यांश है, हर राष्ट्र को अपने सामान्य कामकाज और राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए किसी एक भाषा को अपनाना होता है। राष्ट्र की कोई एक भाषा स्वाभाविक विकास और विस्तार करती हुई अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बन जाती है। इसी भाषा को वह राष्ट्र राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर उस पर शासन की स्वीकृति की मोहर लगा देता है। हर राष्ट्र की प्रशासकीय सुविधा तथा राष्ट्रीय एकता और गौरव के नियमित एक राष्ट्रभाषा का होना परम आवश्यक है। सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत नहीं होगी तो प्रशासन में नीति व्यवहारिक कठिनाई आएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की बात होती है। एक राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम गुण है उसकी व्यापकता। एक राष्ट्रभाषा हमेशा व्यापक होनी चाहिए। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा वह बोली और समझी जाती है। और दूसरा गुण है उसकी समर्थता। जो राष्ट्रभाषा उसका दूसरा गुण है, राष्ट्रभाषा हमेशा समृद्ध होनी चाहिए। वह संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखती हो। उसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो। उसमें समय अनुकूल विकास का सामर्थ्य हो। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए, हिंदी को ये सभी योग्यताएं प्राप्त आता है। हिंदी भारत को राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं रखती है। यानी किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रभाषा होना क्यों जरूरी है और राष्ट्रभाषा के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं, इसमें ये बताए गए। इस में पहला प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक होगा हमारी राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा का महत्व। दूसरा है राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। प्रत्येक देश को अपने सामान्य कामकाज और राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। जो सामान्य प्रशासकीय काम होते हैं, ऑफिस संबंधी काम होते हैं, उसमें एक रूपता बनाने के लिए राष्ट्रभाषा की महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है। तीसरा है राष्ट्रभाषा का आविर्भाव कैसे होता है, यानी राष्ट्रभाषा का विकास कैसे होता है। अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार से राष्ट्रभाषा का आविर्भाव होता है। चौथा, एक राष्ट्रभाषा न होने से क्या कठिनाई होती है, यानी किसी भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं होती तो कठिनाई क्या होती है। राष्ट्रभाषा नहीं होने से प्रशासकीय सुविधा, राष्ट्रीय एकता, सरकारी कामकाज में कठिनाई होती है। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रभाषा का सर्वप्रथम गुण कौन सा है। राष्ट्रभाषा का सर्वप्रथम गुण है व्यापकता और दूसरा गुण है समर्थता। छठा प्रश्न है विज्ञान शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर करके लिखिए। इसमें आपके उपसर्ग होगा वी और ज्ञान है वो मूल शब्द होगा। ये वी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द से मिलकर विज्ञान शब्द बना है। इस प्रकार आपके अपठित गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इजी होते हैं, आपको केवल समझ कर इनका उत्तर देना है। आगे चौथा प्रश्न है आपके अपठित पद्यांश से संबंधित। इसमें भी 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आज सभ्यता के प्रांगण में आज गर्ल वर्षण कैसा, घरना सीखा निवारण दिलाने वाला ये दर्शन कैसा, स्मृतियों के अंधेरा, शास्त्र का दम्भ तर्क का छल कैसा, दीन दुखी ऐसा जनों पर अत्याचार प्रबल कैसा, आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं, देव बना था क्या दुखियों के लिए, निठुर संसार नहीं, धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योति अदृश्य हुई, दौड़ो बोधिसत्व भारत में मानवता अस्पर्शीय हुई, धूप दीप आरती कुसुम ले भक्त प्रेमवश आते हैं, मंदिर का पट देख जय कह निराश फिर जाते हैं, सबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाक खाने का याद नाथ को प्रेम नहीं। यह आपके बताया गया है किस प्रकार जो दलित लोग होते हैं, उनको धर्मशास्त्री लोग होते हैं, वो मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं और उनको भगवान से दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें पहला उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लीजिए। इसमें काव्यांश का उचित शीर्षक होगा मानवता का पतन या मानवता के गिरते हुए मूल्य। दूसरा है मेवा छोड़ शाक खाने का नियम, ऐसा प्रेम किसने और कब दिखाया था। दुर्योधन के स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर विदुर के घर शाक खाने का प्रेम श्री कृष्ण ने उस समय दिखाया था जब वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उस वक्त श्री कृष्ण ने शाक खाने का प्रेम दिखाया था। तीसरा प्रश्न है आज मानव समाज किसके कुप्रभाव से ग्रस्त है। आज मानव समाज धन पिशाच के कुप्रभाव से ग्रस्त है। आज के अर्थ प्रधान युग में इसी से सामाजिक विषमता और शोषण उत्पीड़न का चक्कर चल रहा है। वर्तमान का जो युग है वो आर्थिक युग है और प्रत्येक लोग है वो धन और पिशाच के कुप्रभाव से ग्रस्त है। चौथा, स्मृतियों का अंधेरा शास्त्र का दम्भ, इसे क्या आशय है। इसे हमारे देश में कुछ लोग स्मृति शास्त्र और धर्म शास्त्रों के नाम पर बुरी परंपराएं, छुआछूत और ऊंच नीच का आचरण कर मानवता को कलंकित करते हैं। यानी कुछ लोग है जो स्मृति शास्त्र जो प्राचीन शास्त्र है उनका नाम लेकर उनकी ओट में है वो बुरी परंपराएं, छुआछूत और ऊंच नीच को फैलाते हैं। आगे 5वां प्रश्न है आज गरल वर्षण कैसा। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। इसमें रूप के माध्यम से किसी अन्य की तुलना की गई। छठा है मंदिर का पट देख जय कह निराश फिर जाते हैं। कौन निराश होकर लौट जाते हैं। वह व्यक्ति मंदिर से निराश होकर लौट जाता है जो दीन दुखी और सामाजिक आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ वो निराश होकर लौट जाता है, क्योंकि मंदिरों के दरवाजे बंद होते हैं। जो अर्थ प्रधान युग में जो पैसे वाले लोग हैं वही इन दरवाजों को खोलते हैं।
आगे खंड 2 इसमें लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और आपको 5 से 15 जो प्रश्न है उसमें उत्तर सीमा 40 शब्द रहने वाले, 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। 5वां प्रश्न है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता नहीं था। इस कथन के माध्यम से गांधी जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता उजागर होती है, स्पष्ट कीजिए। यानी गांधी जी ने कहा कि उन दिनों में कितना काम कर लेता, कभी थकता ही नहीं था। इससे गांधी जी की व्यक्तित्व की क्या विशेषता उजागर होती है। गांधी जी प्रारंभ से ही परिश्रमी और दृढ़ संकल्पशील थे। वे अपने सारे काम स्वयं करने में रुचि रखते थे। निरंतर काम करने पर भी थकावट महसूस नहीं करते थे। इस कथन से उनकी कर्मठ, चेतनाशील, स्वावलंबी यानी अपने पर निर्भर, परिश्रमी और संकल्पनिष्ठ आदि विशेषताओं का परिचय मिलता है। छठा, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। इस कथन का अभिप्राय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी इस कथन का क्या अर्थ है कि दुनिया रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है, इसका उदाहरण सहित स्पष्ट करना। जब यक्ष ने अभ्यर्थना के लिए कुटज पुष्प अपनाए, फिर स्वार्थ श्रद्धे ही वह उसे भूल गए। यक्ष ने अभ्यर्थना के लिए कुटज के फूलों का प्रयोग किया, लेकिन अभ्यर्थना होते ही वह कुटज को भूल गया। दुनिया स्वार्थ है, जैसे आम का रस चूस लेती है, छिलके और गुठली को फेंक देती है। रहीम का उपयोग भी एक बादशाह ने किया, लेकिन दूसरे ने उन्हें अलग कर दिया था। इस प्रकार दुनिया में स्वार्थपन है वो हावी रहता है। आगे 7वां प्रश्न है, अब धनी देवश वीरे बाहर आती। इस कथन के माध्यम से नागमती के मनोभाव व्यक्त कीजिए। यानी इस कथन के माध्यम से नागमती की मनोदशा किस प्रकार थी। अगन मास में शीत ऋतु प्रारंभ होती है, जिसमें दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती। वीरेणी नागमती वीर्य वहता कारण दुर्बल होती जा रही। इस कारण वह कहती है कि मेरा शरीर तो सर्दी के दिनों की तरह दुर्बल या छोटा हो रहा है, मेरा वीर्य है वो सर्दी की रातों की तरह लंबा या बड़ा हो रहा है। इसमें जो स्वयं का शरीर है उसकी सर्दी के दिनों से तुलना की गई, जो वीर्य है उसको सर्दी की रातों से तुलना की गई। सर्दी की रातें वो बड़ी होती है। 8वां प्रश्न है, वसंत आया कविता में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। जो वसंत आया कविता में इसमें क्या व्यंग्य किए गए। वसंत आया कविता में आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किए गए, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उस पर व्यंग्य किए गए। आज का शहरी मानव केवल अपनी जीवनचर्या पर नजर रखता है, प्रकृति से करता जा रहा है। इस कारण व्यक्ति है वो प्रकृति से आत्मीय संबंध खोता जा रहा है। आधुनिक मानव शारीरिक और मानसिक रूप से संवेदनाहीन हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। इसमें मुख्य यही व्यंग्य स्पष्ट किए गए कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति से अलग थलग होता जा रहा है। 9वां प्रश्न है, निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी किसी व्यक्ति को नींद आते समय भी उसकी उपचेतना और जागृत अवस्था में रहती है। मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क नहीं सोता, वह निद्रा अवस्था में क्रियाशील रहता है। अनिष्ट की आशंका होने पर उसे सावधान कर देता है। अनिष्ट यानी जो सही नहीं हो या उचित नहीं हो। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगते ही सब लोग सो रहे थे, परंतु आग की ज्वाला उठते ही उनके अवचेतन मन ने उन्हें सावधान कर दिया और वे जाग आग बुझाने लग गए थे। यानी लोग सो रहे थे, फिर भी उनके अचेतन मन ने आग की ज्वाला लगते ही सावधान कर दिया और वो तुरंत जाकर आग बुझाने आ गए थे। 10वां प्रश्न है, मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज रिनेशा के बहुत पहले हो गए। पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया। मालवा में विक्रमादित्य भोज मुंज इन्होंने पानी के प्रबंधन के लिए क्या क्या किया। मालवा में राजा विक्रमादित्य भोज और मुंज ने रिनेशा के बहुत ही पहले पानी के रख रखाव के महत्व को समझा और पठार पर पानी को रोक कर रखने के उपाय किए। उन सभी राजा महाराजा ने अनेक तालाब बावड़े बनवाए ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ को पानी को सुरक्षित रखा जा सके। आगे 11वां प्रश्न है, विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 11वां प्रश्न आपके अलंकार से संबंधित पूछा जाएगा। इसमें किसी अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा गया विभावना अलंकार, जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न वर्णित होता हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य संपन्न होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैरों के चलना और कानों के बिना सुनना। इसमें बिना पैर के चलने और बिना कान के सुनने का वर्णन है, अर्थात कारण या साधन के बिना कार्य का होना वर्णित है, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है। 12वां प्रश्न है, शब्दों से खेलने की प्रक्रिया किस प्रकार कविता की रचना कर पाती है। कविता लेखन की पहली सीढ़ी शब्दों से खेलना सिखाना है। शब्दों को लेकर उनसे जुड़ना, उनको तुकबंदी रूप में जमाना। जैसे ही वे तुकबंदी रूप में जमने लगते हैं व्यक्ति को मजा आने लगता है, तब वह अर्थ के साथ शब्द जमाने लगता है। अर्थ और भाव के मेल से कविता का निर्माण करता है। शब्दों से खेलने पर ही कविता की रचना की शुरुआत होती है। आगे 13वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट क्या है, इसके भेदों के नाम लिखिए। विशेष रिपोर्ट, जो रिपोर्ट गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार होता है, पहला होता है खोजी रिपोर्ट, दूसरी इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथी विवरणात्मक रिपोर्ट। आगे 14वां प्रश्न है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कैसे किया जाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी किस संवाददाता किस क्षेत्र में रुचि और उसका ज्ञान है और किस क्षेत्र में अधिक है। जैसे एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका सारी कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटित होने वाले आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना है। 15वां प्रश्न आपके कवि अथवा लेखक परिचय सम्मिलित होगा। यह आपके 2 नंबर का रहने वाला। इसमें आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, यानी उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी, उसकी भाषा शैली कौन सी है, या वो किस विचारधारा से जुड़े हुए
थे। ये 2 नंबर का रहने वाला, इसमें एक कवि अथवा में एक लेखक या लेखिका पूछा जाए। इसमें पूछा गया कवि केदारनाथ सिंह अथवा लेखिका ममता कालिया, ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। केदारनाथ सिंह नई कविता में आधुनिक जीवन की जटिलताओं, अंतर्विरोधों के साथ मानवीय संवेदनाओं को सवर दिया है। इनके ये 7 कवि संग्रह अभी जमीन पक रही है। यहाँ से देखो, अकेले में सार्स, उत्तर कबीर, बाग और टाल साइकिल, ये इनकी प्रमुख रचना है। मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान पंचायत, ये केदारनाथ सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह है। इसके अलावा ममता कालिया का हिंदी के नई कहानी आंदोलन विशेष योगदान माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बेघर, नरक दर, नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, ये इनके उपन्यास है। और 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है। इनके हाल ही में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कवि। आपको जो भी कवि या लेखक परिचय लिख, तो आपको उनकी साहित्यिक रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके 2 नंबर का 4 से 5 लाइन में ही होना चाहिए। आगे खंड 2 है, इसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला। इसमें आपको उत्तर 60 शब्द यानी 5 से 6 लाइन में देना है। यह तो में भी पूछा जाएगा, आपको दोनों में इसको ये करना है। गीतावली के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि माता कौशल्या वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति। जो गीतावली पद है उसके आधार पर बताना है कि माता कौशल्या वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। गीतावली के उक्त पदों, माता कौशल्या स्मृति जन्य वात्सल्य से दुख किए हुए राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाणों में जूतियों को उठाकर अपने सीने से लगाती है। राम के वीर्य में व्याकुल कौशल्या हो राम के कक्ष में जाकर उन्हें नींद से जगाने का उपक्रम करती है। अचानक उन्हें राम वनगमन बात याद आती। पुत्र के प्रति माता का अथाह प्रेम हुए शनै उन्हें पत्थर की भांति जड़ बना देता है, जिसमें कोई निष्बंधन नहीं होता है। इसके अथवा में मैंने देखा एक बूंद कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखी। जो मैंने देखा एक बूंद कविता, उसका भावार्थ या मूल भाव क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन मृत्यु की सत्यता को व्यक्त किया है। कवि ने भारतीय जीवन दर्शन, आत्मा परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। समुद्र में बूंदों की तरह मनुष्य के जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही नहीं नष्ट करना चाहिए। जिस तरह समुद्र से बूंद अलग होते ही नष्ट होते, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, किसी भी समय नष्ट हो सकता है। समय अनुसार सदकर्मों से अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। जिस प्रकार एक बूंद है वो समुद्र से अलग होने पर तुरंत नष्ट हो जाती है, लेकिन जब वो समुद्र में रहती है तो उसका अस्तित्व बना रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है वो कुछ समय के लिए होता है और मृत्यु है वो शाश्वत है, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में समय आने पर हमें जो समय मिला उसमें हमें सदकर्म यानी अच्छे कर्म जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आगे 17 प्रश्न है, लेखक रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में रुचि किस प्रकार बढ़ती गई, स्पष्ट कीजिए। जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य से लगाव किस प्रकार बढ़ा? इसका उत्तर होगा, घर पर शुक्ल जी को पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक सुनने को मिला करते थे। पिताजी की बदली मिर्जापुर हुई तो वहाँ शुक्ल जी पुस्तकालय से किताबें लाकर पढ़ा करते थे। वहीं पर अपने समवयस्क मित्रों के साथ हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। इस तरह शुक्ल जी का हिंदी साहित्य की ओर झुकाव बढ़ता चला गया। पहले तो पिताजी से रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भारतेंदु के नाटक सुनते थे। उसके बाद पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगे। फिर समय मित्रों के साथ हिंदी के नए पुराने जो लेखक थे उनकी चर्चा करते रहते। इस प्रकार उनका साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती गई। इसके अथवा में गाड़ी पर सवार होने के बाद समंत्या के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्या हो रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। समंत्या ने गाँव के हर घर की माँ बहू का संवाद पहुंचाया था, किंतु बड़ी बहुरिया का संवाद उसे कभी सुनने को नहीं मिला था। बड़ी बहुरिया का संवाद बहुत ही करुण और हृदय को दुख से भर देने वाला था। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द ही उसकी व्यथा का द्योतक था, इसलिए वह समंत्या के मन में कांटे साथ चुभ रहा था। जो बड़ी बहुरिया के संवाद के प्रत्येक शब्द थे वो समंत्या के मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। इस चुभन से छुटकारा पाने के लिए उसने पास में बैठे हुए यात्री से बातचीत करने का प्रयास किया। आगे 18 प्रश्न है, गर्मी में लू से बचने के लिए विश्वनाथ की मां कौन कौन से उपाय करती थी? गर्मी में निकलते समय लू से बचने के लिए प्याज को धोती या कमीज में गांठ बांध कर रखता है, इससे भी लू बेअसर हो जाती है। दूसरा उपाय करते थे, यदि लू लग गई है तो कच्चे आम का पन्ना पीना चाहिए, अर्थात कैरी की छाछ पीनी चाहिए। तीसरा है, कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी मिलाकर उसका शरबत पीना शरीर में लेपना और नाना उपयोगी रहता है। चौथा है, कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर में धोने से भी गर्मी और लू से बचाव होता है। ये विश्वनाथ की मां उपाय करती थी लू से बचने के लिए। इसके अथवा में आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती, इस कथन में निहित भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद ने आशा को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में दीर्घजीवी जो हमेशा जीवित रहती है, क्योंकि आशा व्यक्ति कार्य करने की प्रेरणा देती है। सूरदास के भिखारी होते हुए भी उसने पुण्य कर्म में हेतु 500 रुपए से अधिक जोड़े। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति आशावादी बना रहता है। जैसे भैरव के सूरदास की झोंपड़ी जला देने पर भी निराश नहीं होकर सूरदास ने पुनः निर्माण की सोची। सूरदास के इस प्रयास को देखकर लेखक प्रेमचंद ने वो आशा को दीर्घजीवी कहा, यानी आशा कभी भी समाप्त नहीं होती है। नकारात्मक परिस्थिति में भी व्यक्ति को पुनर्बलन देती है और सकारात्मक परिस्थिति में व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है।
आगे खंड 2 इसमें आपके वाक्य सम्मिलित होगा। 20 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपके 2 गद्यांश दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे का हट जाने स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। ये आपके जो बालक बच गए पाठ उसे लिए गए। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। मैंने उन सबसे बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ नहीं उठा रखा था, पर बालक बच गए उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी के सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सुमरनी के मन के नामक निबंध के बालक बच गया शीर्षक लिए गए। प्रश्नों के उत्तर देने पर बालक से इनाम मांगने के लिए कहा गया। तब बालक ने जो स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई, यानी जो बालपन दिखाई, यहाँ उसी का वर्णन है। बालक ने कोई महंगी पुस्तक न मांगकर लड्डू मांगे, जो बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वाक्य, वर्धमान से द्वारा इनाम देने की बात सुनकर बालक हृदय में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्या मांगे। रटे हुए उत्तर देते रहने से तो उसके हृदय में बनावटीपन का भाव व्याप्त हो गया था। बालवटी कारण उसमें स्वाभाविक भाव भी उमड़ रहा था। ये दोनों ही भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। अंत में बालक को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति रुचि के अनुरूप बोलने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। खासकर गला साफ करना उसी के लक्षण थे। अब तक कृत्रिमता की जकड़ में रहा बालक चकित होकर धीरे से इनाम के रूप में लड्डू की जो मांग रखी, वो उसकी उम्र और स्वाभाविक रुचि के अनुसार मांग थी। यानी बचपन में बच्चों को खाने की चीज या खिलौने प्रिय लगते हैं। लड्डू की यह मांग उसके पिता और अध्यापकों को अप्रत्याशित लगी, इससे उन्हें निराश हुई। लेखक कहता है कि बालक की रटन विद्या को देखकर अब तक उन्हें घुटन हो रही थी, परंतु बालक द्वारा लड्डू की मांग करते देखकर लेखक को सुख अनुभव हुआ। शिक्षकों ने बालकों को बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत आचरण करना सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ दी थी, परंतु अभी उसकी बाल सुलभ प्रवृत्तियां पूरी तरह दबी नहीं थी। यानी शिक्षकों ने उसकी जो बाल सुलभ प्रवृत्तियां होती उनको दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पूरी प्रवृत्तियां दबी नहीं। उस समय बालक का वह मनोभाव, बुद्धि की शुष्कता और सूखे काठ की अलमारी की खड़खड़ाहट न होकर हरे वृक्षों की सरसता और मधुर स्वरों का प्रतीक था। उसे भविष्य की संभावनाएं व्यक्त हो रही थी कि अभी भी बालक की जो बाल प्रवृत्ति है वो जीवित है। विशेष यहाँ लेखक ने बालकों की प्रवृत्तियों से संबंधित सूक्ष्म बातों को स्पष्ट किया। दूसरा, श्वास घुटना, गला घोंटना जैसे मुहावरों के प्रयोग से वर्णन में जीवंतता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता की विशेषता गई। तीसरा, भाषा सरल और मुहावरेदार है, शैली वर्णनात्मक और अलंकृत है। इसके तो हम दिए गए ये आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावात ने अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिए गए। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, परंतु आपत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचान परिवेश में भी लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, यानी हटाता है, फिर कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आने सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो विस्थापन की समस्या उसके बारे में बताए गए। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश निर्मल वर्मा के, जहाँ कोई वापसी नहीं, यात्रा वर्ष से अवतरित है। इसमें लेखक बताता है कि गांव से उजाड़े लोग मजदूरी करने के विवश होंगे, अपने मूल निवास की याद उन्हें जीवन भर आती रहेगी। वह क्या आधुनिक भारत के शरणार्थियों को औद्योगिकरण के कारण अपने घरों और अपनी जमीन से उखाड़ा गया है, उन्हें वहां से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। लेखक प्रकृति और इतिहास के बीच अंतर मानकर उसे स्पष्ट करते हुए कहता है कि बाढ़ या भूकंप आदि के रूप में प्रकृति लोगों को कुछ दिनों के लिए घर बार छोड़ जाने की व्यवस्था करती, परंतु आपदा के शांत हो जाने पर निर्वासित लोग पुनः अपने क्षेत्र में लौट आते हैं। उन्हें फिर अपने घरों के आसपास का वातावरण उपलब्ध हो जाता है। यानी बाढ़ और अन्य कोई प्राकृतिक आपदा होती है, कुछ समय के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन पुनः वह उसी स्थान पर आकर बस सकते हैं। लेकिन जब औद्योगिक विकास और उन्नति के नाम पर इतिहास लोगों को उखाड़ता है, तो घर बार छोड़ देने की विवश करता है, तो वे लोग कभी भी अपने घर पर पुनः लौट कर नहीं आ सकते। उनके लिए अपने पुश्तैनी घर सब इतिहास की बातें बन जाती है। इससे केवल व्यक्ति ही नहीं निर्वासित होते, अपितु उनके रहने के स्थान के आसपास की हर चीज प्रभावित नष्ट होती है। उनके मकान और आसपास का सब वातावरण है वो नष्ट हो जाता है। लोगों का संपूर्ण जो पहचान है वो नष्ट हो जाती है। इसका विशेष होगा औद्योगिकरण के कारण विस्थापितों के प्रति संवेदना व्यक्त हुई है। भाषा तत्संप्रदान है और शैली प्रतीकात्मक, भावात्मक और विश्लेषणात्मक है। आगे 20 प्रश्न आपके पद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या करनी, ये भी 5 नंबर का रहना। इसमें भाग करी सब चांचरी जोरी मोई जिये लाई दीहनी जसी होरी जो पे पिये जरत आस भावा जरत मरत मोई रोश ने आवा राती हूँ देवस ये मन मोरे लागो कंत छार जेऊ तोरे ये मन जारो छार के कहवो कि पवन उड़ाऊ मक्कू तो ही मार्ग वही परो कंत धरे जहाँ पाओ। यह आपके 2 पद्यांश दोनों में से आपको किसी एक की व्याख्या करनी है। इसमें प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से लिया गया। इस अंश में कवि ने फाल्गुन महीने में वीराणी नायिका नागमती के वीर्य का वर्णन किया है। वीराणी नायिका नागमती कहती है कि
अब फाल्गुन का महीना लग गया है, समस्त वनस्पति जगत प्रसन्न दिखाई दे रहा है, किंतु ये मेरे लिए तो संसार दुगुनी उदासी से भर गए। भाव यह है कि प्रियतम के वीर्य में मेरे लिए तो इस प्राकृतिक वातावरण उदासीनता और बढ़ गई है। फाल्गुन मास में गाए जाने वाले फागुन राग को सब मिलजुल कर गा रहे हैं। इस राग को सुनकर मेरे हृदय में होली सी जल रही है, क्योंकि प्रियतम के वियोग में किसके साथ मिलकर मैं ये फागुन राग खेलूं। यदि प्रियतम को मेरा जल कर मरना अच्छा लगता है, मुझे जल कर मरने पर भी प्रियतम के प्रति क्रोध नहीं आएगा। नागमती कहती है कि हे प्रियतम, दिन रात मेरी यही लालसा रहती है कि मैं जल कर और राख बनकर तुम्हारे शरीर से लग जाऊं। नागमती ये कामना करती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर लूं। पवन से कहूं कि वह इस राख को उड़ाकर वहां ले जाए जहां प्रीतम के पैर पड़े। भाव यह कि नायिका चाहती है कि जीवित रहता इस शरीर का प्रीतम से मिलन न हो, किंतु शरीर की राख से प्रीतम के चरणों का स्पर्श मिल जाए। विशेष नागमती की वीर वेदना की अतिशय क्षीणता व्यंजित हुई है। अनुप्रास उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। विप्रलंब श्रृंगार और अभिलाषा नामक वीर दशा का वर्णन हुआ है, यानी मिलने की इच्छा प्रकट हुई है। चौथा है भाषा बोलचाल के अवधि और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसके अर्थों में एक पद्यांश और दिया हुआ होगा। आनाकानी आरसी नियारी बो करेगो कोलो, कहा मोह चकित दशा त्यों ने दीठी डोले मौन उसो देखियो कितेक पंज पालियो जू कूक भरी मुक्ता बुलाई आप बोलिए घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी जान ये गो टेक टरे कौन दो मोले ले ही रुई दिए रहोगे कान लो बहराई बे की कबूतो मेरी पुकार सुन कान खोलिए। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत कविता है वो कवि घनानंद द्वारा रचित है। इसमें नायिका द्वारा प्रिय के पुकार को सुनने पर भी अनसुना करने और मिलने में आनाकानी करने का वर्णन किया गया है। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करते रहोगी, कब तक आरसी दर्पण में देखते रहने का बहाना बनाती रहोगी, मेरी दशा की ओर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती, अर्थात मेरी दशा पर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता। मैं मौन रहकर देख रहा हूँ कि तुम कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। मेरी कूक भरी मुक्ता अर्थात पुकार भरी चुप्पी तुम्हें बुलवा कर रहेगी, अर्थात मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बुलवा कर रहूंगा और तुम्हें अपना हट छोड़ना होगा। हे सुजान, मुझे भी तुमसे ये जिद है और तुम ये जानना चाहती हो कि पहले कौन बोलता है। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने तो अपने कानों में रुई डालकर बहरा होने का बहाना बना रखा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी पुकार एक दिन तुम्हारे कानों को खोल कर रहेगी, अर्थात मेरी बात तुम तक पहुंच कर रहेगी और तुम उसे सुनोगी। इसका विशेष होगा प्रिय मिलन की आशा बलवती होती दिखाई पड़ती है। दूसरा नाई की कूक भरी मुक्ता चकित दशा और पुकार में वेदना व्यक्त हुई। अनुप्रास अन्योक्ति और आक्षेप अलंकार प्रयुक्त है। चौथा है कवि छंद और ब्रज भाषा के प्रयोग के साथ वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। जब प्रियतम से मिलन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है और जब प्रियतम से मिलन नहीं होता वीर्य की दशा होती है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। आगे 21वां प्रश्न है वो आपके निम्न से संबंधित रहने वाला। इसमें 400 शब्द में आपको निम्न लिखना है। ये 6 नंबर का रहने वाला है। 4 बिंदु दिएंगे, उन 4 में से आपको किसी एक पर निम्न लिखना है। इसमें पहला है कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, दूसरा बढ़ती भौतिकता घटने मानवीय मूल्य जो गिरती हुई मानवता उस पर आपको निम्न लिखना है। तीसरा है तुलसीदास की रचना और चौथा है यदि मैं शिक्षा मंत्री होता। इसमें आपके कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता पर निम्न दिए गए, जिसमें पहला बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार, तीसरा कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में उपयोग, चौथा कंप्यूटर शिक्षा से लाभ और पांचवा उपचार है। इस प्रकार आप निम्न है वो पीडीएफ से पढ़ लेना और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 सभी विषयों के 10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे। अब कमेंट करके बताइए कि यह 5 मॉडल पेपर के बाद आपको व्याकरण और पार्ट वाइज एमसीक्यू और प्रश्न करवाए जाए या ये मॉडल पेपर चलते रहने चाहिए। धन्यवाद, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे।